हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 14 नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। जानते हैं इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है आज। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा। हाँ, इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा साइट का, तो वहाँ जाके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, फर्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2020 कब मनाया गया है। ठीक है, तो ये 13 नवंबर को मनाया गया है। ओके, 13 नवंबर 2020 को देश भर में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, भारत में प्रत्येक वर्ष धन्वंतरी जयंती यानी कि धनतेरस के अवसर पर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत कब की गई थी? 2016 में आयुष मंत्रालय के द्वारा इसकी स्टार्टिंग की गई थी। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की थीम क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोविड-19 के लिए आयुर्वेद, ये इसकी थीम रखी गई है। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का जन्मदाता माना जाता है, इसीलिए इस दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। संस्कृत भाषा में आयुर्वेद का अर्थ क्या होता है? जीवन का विज्ञान। ठीक है, चलिए इसकी थीम और ये याद रखना आप कि कब स्टार्ट हुआ था ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र का शुभारंभ किया है? तो ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी ने और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी, इन दोनों ने ही किया है इसको। ठीक है, इसका शुभारंभ किया है। ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय भागीदारों को जल संरक्षण के क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने और अनुसंधान तथा शिक्षा के क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग स्थापित करने में सक्षम बनाएगा। इसका क्या उद्देश्य है वो आप यहाँ पर जान सकते हैं। ठीक है, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, इन दोनों का नाम याद रखना क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेगा अगर बना तो। नेक्स्ट है, आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत कोविड-19 महामारी के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कितने लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई है? तो 2.65 लाख करोड़ रुपीस की इसमें घोषणा की गई है। ठीक है, बाकी इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत योजना की जो घोषणा की गई थी वो मैं आपको बता देती हूँ, 12 मई को की थी। ठीक है, 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी, 12 मई 2020 में ही। ठीक है, उसी के साथ उन्होंने 20 लाख करोड़ के पैकेज की भी घोषणा की थी। ठीक है, जिसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी जो कि जीडीपी का कितना है, जीडीपी का 10% है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें 5 चीज़ों पर फोकस किया गया था और वो 5 चीज़ें कौन सी थी? अर्थव्यवस्था, जनसांख्यिकी प्रणाली, जनसांख्यिकी प्रणाली और आधारिक संरचना, मांग और पूर्ति। ठीक है, इन पे जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया था। ठीक है, और अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि इसका लाभ किन किन को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारी योजनाएं ऐसी होती हैं जिनका लाभ, उनकी लिमिट्स होती है कि इन्हीं लोगों को मिल सकता है केवल। ठीक है, लेकिन इसका लाभ सभी को मिलेगा। ठीक है, देश के हर एक नागरिक को इसका लाभ मिल सकता है। अब बात करते हैं इसकी कि जो 3.0 जो पैकेज आया है, इसमें 12 घोषणाएं की गई हैं, 12 मुख्य घोषणाएं हैं। उनमें जो कुछ कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है मैं बता देती हूँ, मतलब उनके नाम तो बता ही देती हूँ 12 के। सबसे पहली है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। इसमें क्या होगा कि जो ऐसे कर्मचारी हैं जो पहले पीएफ के लिए रजिस्टर्ड नहीं थे और उनकी सैलरी 15,000 से कम है, ठीक है, तो उन्हें इसका लाभ मिलेगा, ये वाली योजना का। किसका? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का, जो कि 12 योजनाओं में से एक है, 12 घोषणाओं में से। ये कब तक लागू रहेगी? तो ये आपकी लागू रहेगी 30 जून 2021 तक। ठीक है, ये लागू रहेगी आपकी। उसके बाद नेक्स्ट है ECLGS स्कीम की जो है समय सीमा बढ़ा दी गई है। ठीक है, दूसरी घोषणा इसमें यही है। इसकी पहले तो यही जाननी थी कि ECLGS है क्या, इमरजेंसी
क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ठीक है। इसकी सीमा जो बढ़ा दी गई है वो अब 31 मार्च 2021 तक कर दी गई है, ठीक है। यानी कि अब सभी को इसका लाभ 31 मार्च तक मिल पाएगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ लिया जाता है कि अब इसकी समय सीमा कितनी बढ़ा दी गई है, तो आप याद रखना। चाहे तो आप नोट कर सकते हो सारी चीज़ें जो भी मैं बता रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है आपका तीसरी जो है योजना, वो है पीएम आवास शहरी योजना। जो है 2 तरीके की, याद रखना, यहाँ पर शहरी की बात हो रही है। शहरी योजना जो है उसकी राशि में थोड़ी बढ़ोतरी की गई है, यानी कि 18,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि में उसमें उपलब्ध कराई जाएगी, ये ऐलान किया गया है। नेक्स्ट है जो है निर्माण और बुनियादी ढांचा है उसके क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा कदम उठाए जाएंगे, मतलब उस क्षेत्र में भी काम किया जाएगा, ठीक है। और वो 31 दिसंबर तक के लिए लागू की जाएगी, 31 दिसंबर 2021 तक के लिए, ठीक है। जो पांचवा है उसमें वो है जो घर खरीदार हैं उनको आयकर में राहत दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसमें ये भी किया जाएगा कि जो उर्वरक पर 65,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था का ऐलान भी किया गया है, उन्हीं 12 योजनाओं में से 12 जो घोषणाएं की गई हैं। उसके बाद आपका 7वां है पीएम गरीब कल्याण योजना। जो है उसके तहत 10,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का ऐलान किया गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसे, 10,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का ऐलान किया गया है। नेक्स्ट, डेट फाइनेंसिंग में 6,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, ये भी उसमें एक मुख्य घोषणा की गई है। उसके अलावा निर्यात को बढ़ाने के लिए भी कुछ कदम उठाए जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो कोविड-19 वैक्सीन है ये इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इसमें ये घोषणा की गई है कि 900 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है, ठीक है। तो इसको आप याद रखना। उसके अलावा जो स्वास्थ्य सेक्टर है उसमें जो स्वास्थ्य सेक्टर या फिर और भी काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं, ठीक है, उनके लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम की घोषणा हुई है इसमें। लास्ट में इसमें एक ये घोषणा ये हुई है कि प्रोडक्शन लिंक जो है इसमें इंसेंटिव योजना की शुरुआत होगी, जिसकी राशि क्या होगी, इम्पोर्टेंट है, 1.46 लाख करोड़, ठीक है। इतने करोड़ रुपए इसमें घोषणा की गई है, ठीक है। तो जो 12 इसमें मुख्य घोषणाएं की गई हैं ये इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है इसमें हाल ही में 17वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन आभासी रूप से यानी कि वर्चुअली किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया है, तो यह आयोजित किया गया है वियतनाम की अध्यक्षता में। सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बन सकता है, ठीक है। अब कौन सा था ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये 17वां था, ठीक है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागीदारी की है। जो 16वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन बैंकॉक यानी कि थाईलैंड में आयोजित किया गया था। वर्ष 2002 में आसियान भारत शिखर सम्मेलन की शुरुआत की गई थी, ये इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा आसियान के बारे में थोड़ी सी बातें हैं इम्पोर्टेंट। सबसे पहले तो ये है आसियान यानी कि ASEAN, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। इसका जो आदर्श वाक्य है वो पूछ लिया जा सकता है, वो है वन विज़न, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी, ठीक है। ये जो दिवस मनाया जाता है, आसियान दिवस मनाया जाता है आपका 8 अगस्त को, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा इसका जो सचिवालय है वो इंडोनेशिया के जकार्ता में है। इसके सदस्य देश कौन से हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही चीज़ है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि आसियान देशों में इनमें से कौन शामिल नहीं है, या फिर कुछ भी पूछा जा सकता है कौन कौन शामिल है। तो वो हैं आपके इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। आसियान की जो स्थापना हुई थी 1967 में, आसियान घोषणा पत्र पर जो संस्थापक राष्ट्र थे उन्होंने इस पर जो हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। अब संस्थापक राष्ट्रों की बात हो रही है तो वो कौन से थे, वो एक तो इंडोनेशिया था, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये इसके संस्थापक राष्ट्र थे। अगर आसियान और इंडिया की बात करते हैं तो जो आसियान है वो भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। अगर एक अनुमान की बात की जाए कि मतलब कितना व्यापार होता है, तो 10.6%, ठीक है, का कुल व्यापार होता है इनके बीच में। और इंडिया के एक्सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो उसमें इसकी भागीदारी 11.28% है, ठीक है।
बाकी इसमें इसके अलावा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, भारत का पहला चंदन संग्रहालय हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया है? इसको मैसूर में स्थापित किया गया है। पहला संग्रहालय है इसीलिए ये इम्पोर्टेंट बनता है। पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में मैसूर में स्थित अरण्य भवन में स्थापित किया गया है। ठीक है। क्षेत्रीय वन विभाग द्वारा चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए इस संग्रहालय की स्थापना की गई है। ठीक है। सैंडलवुड अर्थात चंदन के वृक्षों को भारत विशेषकर कर्नाटक का गौरव माना जाता है। इसको सैंडलवुड भी कहा जाता है। ठीक है। भारत इत्र एवं फार्मास्यूटिकल्स के लिए चंदन के तेल उत्पादन का पारंपरिक देश रहा है। वर्ष 1792 की शुरुआत में टीपू सुल्तान ने इसे मैसूर का रॉयल ट्री घोषित किया था। ठीक है। सारी ही चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है तो आप याद रखना। नेक्स्ट है, आई एम नो मसीह। ये किसकी आत्मकथा है? ये सोनू सूद की आत्मकथा है। ठीक है। और इस पुस्तक का सहलेखन किसने किया है? मीना अय्यर द्वारा किया गया है। इस पुस्तक में कोविड-19 महामारी के दौरान सोनू सूद को प्राप्त अनुभवों को साझा किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में सोनू सूद एक फिल्म अभिनेता है, ये सभी को पता होगा। हाल ही में प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत कहाँ से हुई है? इसकी शुरुआत गुरुग्राम से हुई है। इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है। क्या होगा इसमें? वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए 65 विंग ऑगमेंटेशन एयर प्यूरिफाइंग यूनिट्स को गुड़गांव के उच्च वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI वाले क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा। ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होती है उसमें स्थापित किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, अमेरिका का नया चीफ ऑफ स्टाफ किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है केश पटेल को, जो कि भारतीय हैं। ठीक है। भारतीय अमेरिकी केश पटेल को अमेरिका का नया चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है। केश पटेल इसके पहले सुरक्षा परिषद के स्टाफ, इससे पहले क्या थे वो? सुरक्षा परिषद के स्टाफ में थे। उनका असली नाम कश्यप प्रमोद पटेल है और उनके पूर्वज गुजरात से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है, भारतीय मूल के हैं इसलिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।